हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले हमने लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। किस तरीके से पढ़ाया उनको अच्छी तरीके से देखना है। और इस संकट की स्थिति में हमें और भी अच्छी तरीके से मजबूत होना है। मजबूत होने का अर्थ ये है कि आपके पास में जो भी चीज़ें भेजी जा रही हैं, जिस सब्जेक्ट से भेजी जा रही हैं, उनको अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छी तरीके से समझना है। उनको नोट्स में बनाना है, अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को करना है। फॉर्मेलिटी हमें नहीं करनी है। तो इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 में। क्या है, किस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। तो लेक्चर 3 में हमने लास्ट में पढ़ा था कि आवेशों के गुणधर्म में दो प्रॉपर्टी क्या होती है, और दोनों प्रॉपर्टी के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। उसके बाद में जो दो प्रॉपर्टी और बचती है उनको आज हम समझाएंगे। और वो दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी। एक तो थी आवेश के योज्यता के नियम। योज्यता का नियम क्या था कि आवेश एक अदिश राशि होती है। वो किसी निकाय का जो आवेश होता है, कुल आवेश जो होता है, उसको बीजगणितीय नियम से जोड़ते हैं हम साधारण तरीके से। और दूसरा नियम था आवेश की निश्चितता, यानी कि स्थिरता, यानी कि आवेश का जो मान है वो स्थिर अवस्था में और गतिमान अवस्था में बदलता नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है, तो उसके ऊपर जो आवेश का मान है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, वो नहीं बदलता है। चाहे वो कोई सा भी आवेशित पदार्थ हो, या वो स्थिर अवस्था में है या फिर वो गतिमान अवस्था में है, उस पर आवेश का मान नहीं बदलेगा। तो उसके बाद में नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारी, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। आवेश के संरक्षण का मतलब क्या है। जैसे ये शब्द है संरक्षण, इससे आपके समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब इसका अर्थ क्या है कि किसी भी एक निकाय का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। ना वो घट सकता है, ना बढ़ सकता है, ना वो नष्ट हो सकता है। और इसको हम उदाहरण से बड़े अच्छी तरीके से समझेंगे। हमने 11th क्लास में जितनी भी रासायनिक समीकरण पढ़ी हैं, उनके लेफ्ट साइड में यानी कि अभिकारक जो होते हैं और राइट साइड में जो उत्पाद बनते हैं, दोनों के तरफ जो आवेश का मान होता है बिल्कुल समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही आवेश का संरक्षण का नियम है। इसको हम उदाहरण से और से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी। क्या होता है कि किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, ना घटता है, ना बढ़ता है, ना नष्ट होता है। विलगित निकाय मतलब एक अकेला निकाय जिसका किसी दूसरे निकाय के साथ में कोई एक्सचेंज नहीं हो, आदान प्रदान नहीं हो। और उसको हम उदाहरण से कैसे समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण है हमारा इसका, उदाहरण नंबर 1। सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण होता है किस तरीके से होता है, उसके निर्माण होने से पहले आवेश कितना होता है, निर्माण होने के बाद का आवेश कितना होता है, उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए कैसे कि इस क्रिया में Na+Cl, सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और इसका परमाणु क्रमांक 17। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से, जानते हो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। इस क्लोरीन में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों ही 17 होगी। तो इसका जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो कुल आवेश इसका भी कितना हुआ, 0 आवेश। और इसका भी कुल आवेश कितना हुआ, 0 आवेश।
ठीक है। और इधर कुल आवेश कितना हुआ, वो भी शून्य है, यानी कि उदासीन। अब ये जो प्रोडक्ट बनता है उसका अणु सूत्र क्या होता है, NaCl। जब NaCl का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है कि सोडियम की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको स्थायी रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से बल इस पर चार्ज के साथ आ जाता है +1 E भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्याग क्या किसका किया, इसने इलेक्ट्रॉन का किया है। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण करता है, क्योंकि इसकी अंतिम ऑर्बिट में कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इसको कंप्लीट होने के लिए, तक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो जो लेने वाला होता है उस पर आवेश क्या हो जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक पहुंचते हैं, माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास में पहुंच गया। अभी भी इसका कुल आवेश कितना हो जाता है, कुल आवेश +1E और -1E = 0। तो इधर भी कुल आवेश कितना आया, 0। तो ये आवेश संरक्षण के नियम का उदाहरण है, आसानी से समझ सकते हैं। और भी एक रासायनिक अभिक्रिया में बताता हूं किस तरीके से, देखिए जैसे एक यूरेनियम होता है 92U235, इधर इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92, इलेक्ट्रॉन की भी कितनी है, 92, 92 है। तो इसमें कुल धनावेश कितना हुआ, 92 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। कुल ऋणावेश कितना हुआ, 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर। जब इस पर एक न्यूट्रॉन टकराता है, टक्कर होती है, तो ये किस में टूटता है, थोरियम में टूटता है। तो थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 90 Th234 234 प्लस एक हीलियम परमाणु मिलता है 2He4। ठीक है, तो 2He4 का मतलब यहाँ पर अभी भी देखिए ये और ये दोनों मिलकर के परमाणु क्रमांक कितने बैठ रहे हैं, 92। तो इलेक्ट्रॉन भी इधर कितने बैठे हैं, 92। तो इधर भी कुल आवेश इधर 0 है और इधर भी कुल आवेश कितना है, 0 है। या फिर प्रोटॉन को देखें धनावेश के कारण, तो इधर भी 92 प्रोटॉनों के कारण धनावेश है, इधर भी 92 प्रोटॉनों के कारण ही धनावेश है। सेम प्रोसेस आपके इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी। तो ये आवेश संरक्षण का नियम है और इन उदाहरणों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश के गुणधर्म की, वो तीसरी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, आवेश का क्वांटीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है, ये जो शब्द है ना क्वांटीकरण, इसको समझना होगा। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस क्वांटीकरण का मतलब होता है क्वांटम से, और क्वांटम का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में बांटना। तो इसका अर्थ यह है कि किसी एक पदार्थ पर जो आवेश होता है वो आवेश न्यूनतम आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना, ये न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज मान को आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्या होना है। ठीक है, तो क्यों होता है, न्यूनतम आवेश किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर। क्यों, देखिए कि जब हम किसी पदार्थ को आवेशित करते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वो पूर्ण संख्या में होते हैं। पूर्ण संख्या में मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो न्यूनतम कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। तो न्यूनतम आवेश कितना माना जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या 1 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। ये आवेश का क्वांटीकरण होता है। और हम इसको समझ सकते हैं किस तरीके से, क्या क्वांटीकृत क्यों कहा गया है, तो क्वांटीकृत जो राशि होती है वो किसी एक न्यूनतम मान की पूर्ण गुणज होती है। जैसे मैं एक बात करता हूं किसकी, कि एक हम मार्केट से अगर कोई भी मार्कर खरीदने जाते हैं तो या तो 1 मार्कर मिलेगा या 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आधा मार्कर मिले
या 1.5 मार्कर मिले या 2.5 मार्कर मिले। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब यही है कि किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा, आवेश के न्यूनतम मान यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है। तो क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ पर कुल आवेश के न्यूनतम मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के मान का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा, देखिए कुल आवेश को किससे निरूपित किया जाता है, कैपिटल क्यू से। तो कुल आवेश बराबर कितना हो गया, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी निरूपित करते हैं, Na। अगर आवेश धनात्मक है तो प्लस लग जाएगा, अगर आवेश ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे कमी हो जाएगी, कमी के कारण कैसा आ जाएगा, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ऋणावेश हो जाएगा। तो वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों चिन्हों का प्रयोग करेंगे। और n क्या होता है, n होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब होता है 1 या 2 या 3 या 4, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ऐसा नहीं है कि आधा या 1.5, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो। तो पूर्ण गुणज का मतलब ये है कि पूरा उसका गुणज होना चाहिए, पूरा गुणनफल में होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो अब यहां से बात करते हैं कि देखिए प्रोटॉन कभी स्थानांतरित नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है। ठीक है ना, तो ये आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं किस तरीके से। जैसे आपसे कहा जाता है, उदाहरण नंबर 3 क्या है कि किसी क्षण पर 8 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के बराबर ऋणावेश आ जाता है। तो इस क्षण पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले ये देखना है कि हमें दिया क्या है और क्या सॉल्व करना है, उसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, और सूत्र में जो संकेत प्रयोग होते हैं उनका अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन करते समय हम किस चीज का ध्यान रखेंगे, जो हमको गिवन है, जो दिया हुआ है। तो क्या दिया है, कुल आवेश कितना है, दिया गया आवेश Q बराबर 8 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। ठीक है, 8 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। प्रकृति कैसी होती है, नेगेटिव, लेकिन चिन्ह हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं, प्रकृति शो नहीं कर रहे। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उस संख्या को किससे निरूपित करते हैं, n, और इस n का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत इजी सूत्र क्या है, जो कि Q = Na, और निकालना क्या है मुझे n। तो यहां से
एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटे ई। पक्षांतर जब हम करते हैं, क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 8 गुणा 10 की घात -7 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल होगा, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये घात नीचे माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस में 8 बटे 1.6, ये -19 और ये ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, +19 और -7 कितने होते हैं, 10 की घात 12। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, 80/16 इंटू 10 की घात 12, और कितने बचेंगे, 5। इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, 80 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 10 की पावर 12। इतने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बराबर। तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कराते हैं, बहुत अच्छा शानदार न्यूमेरिकल है। आप इसको वीडियो को पुश करके उतार भी सकते हो। उदाहरण नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, कि किसी हाइड्रोजन गैस में 2 मोल हाइड्रोजन गैस का अणु सूत्र क्या होता है, H2। 2 मोल हाइड्रोजन गैस, और वो भी गैस कैसी है, हाइड्रोजन उदासीन गैस में कुल ऋणावेश या कुल धनावेश ज्ञात करो। तो देखिए ध्यान से समझना कि हमें यहां पर कुल धनावेश या कुल ऋणावेश निकालना है। दोनों का मान समान ही आएगा, क्योंकि गैस कैसी है, उदासीन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन उसको निकालने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस 2 मोल हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉन कितने या प्रोटॉन कितने। क्यों, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता होता है, और फिर उसमें हम 1.6 गुना जो भी संख्या निकलेगी उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान की गुणा कर देंगे, यानी कि 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले कि इस 2 मोल में हाइड्रोजन गैस के अणु कितने हैं। ठीक है, और एक अणु में H2 में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका ध्यान से देखना, किस तरीके से। गैस की मात्रा कितनी दी हुई है, 2 मोल। तो आवागाद्रो के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, आवागाद्रो के अनुसार 1 मोल हाइड्रोजन गैस में अणु कितने आते हैं बेटा, 6.02 गुणा 10 की घात 23। हमें मात्रा कितनी दी हुई है, 2 मोल, तो इसलिए 2 मोल में कितने हो गए, 2 मोल H2 गैस में अणु कितने हो गए बेटा, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.04 गुणा 10 की घात 23। अब हमें अणुओं की संख्या मिल गई इसमें। अब अणुओं की संख्या मिल गई है, अब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने हैं, लेकिन उससे पहले हाइड्रोजन के एक अणु में, इसमें एक अणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने होते हैं। देखिए परमाणु में, हाइड्रोजन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना, 1, प्रोटॉन भी कितना, 1। यहाँ पर अणु सूत्र क्या है, H2। परमाणु कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हुई, 2, और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हुई, 2। तो बहुत आसान हो गया इसको निकालना। तो क्या हो जाएगा, हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस में
इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हुए। तो कुल प्रोटॉन तो हम कुल अणु संख्या हम निकाल चुके हैं, बस हमें क्या निकालना है, 2 की मल्टीपल और करनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो 2 इंटू 12.04 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो यहां से किस तरीके से होगा, 24 इंटू 24.08 इंटू 10 की पावर 23। ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या मिली हमें, ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद में कुल आवेश निकालना है, कुल ऋणावेश या कुल धनावेश। सूत्र कौन सा लगेगा, कैपिटल क्यू, तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। एन का मान कितना है बेटा, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ई की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर से मिटाता हूं। देखिए किस तरीके से होगा ये, Q इक्वल टू एन कितना है, 24.08 इंटू 10 की पावर 23। आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। आसानी से हम इनकी गुणा कर सकते हैं, किसकी, 24.08 इंटू 1.6, और 10 की पावर कितनी बचती है बेटा, ये प्लस की और ये माइनस की है, तो कितनी बची, प्लस की 4। यूनिट क्या आएगी, कूलम। जब हम इसकी मल्टीपल करेंगे तो इसके साथ में मल्टीपल करेंगे तो सीधा भी कर सकते हैं, ये पॉइंट हटा के पॉइंट बाद में भी लगा सकते हैं, कितने स्थान पर, 1 2 3। तो ये कितनी आएगी, 16 इंटू 8 128, कैरी 1 हुआ, 16 इंटू 4 कितना हुआ, 64, 1 बचा, तो ये कितना बचा, 5, 32 और 6 38 हो जाएंगे, और पॉइंट कितने पर आएगा, 1 2 3 इंटू 10 की पावर 4 कूलम। इतना चार्ज या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए हम ये दोनों साइन प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसके आधार पर ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक छोटी सी बात और मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेश के बारे में ही है, किस तरीके से, इंपॉर्टेंट नोट। कि जैसे मैं बात करता हूं कि इंपॉर्टेंट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान, आवेश के मान की तुलना करें, तुलना, तो क्या होगी, दोनों का आवेश का मान क्या होता है, समान। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन दोनों पर आवेश का मान कितना होता है, मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण प्रकृति होती है, तो ये आवेश का क्या लगा देते हैं, आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई सा इसमें बड़ा और छोटा है, तो आप मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या बताओगे कि माइनस की संख्या छोटी है, प्लस की संख्या बड़ी है। पर ये यहाँ आवेश के लिए गलत है, क्यों, क्योंकि ये ऋण चिन्ह और पॉजिटिव जो चिन्ह है ना, ये केवल इसकी प्रकृति को बता रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये दोनों समान है, बिल्कुल समान है। तो यहाँ से क्या ये कॉन्सेप्ट में क्या क्लियर होता है कि जब दो आवेशों की हम तुलना करते हैं, उनके मानों की तुलना करते हैं, तो वहां पर चिन्ह का प्रयोग नहीं देखते, सिर्फ सांख्यिकी मान देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं, परिमाण देखते हैं। उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि किसी एक पदार्थ पर आवेश Q1 बराबर है +10 कूलम, और किसी दूसरे पदार्थ पर आवेश है Q2 बराबर -20 कूलम। अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से बताइए कि कौन सा आवेश का मान बड़ा है। तो आप है ना पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से
मैथमेटिक्स के हिसाब से कहेंगे कि -20 छोटा होता है, +10 बड़ा होता है, लेकिन ये गलत है। सही क्या है कि प्लस और माइनस तो ये केवल प्रकृति बताते हैं, लेकिन वैल्यू कितनी किसकी ज्यादा है, Q2 की ज्यादा है। तो इसको आप नोट भी कर लोगे जो मैं बोल रहा हूं कि जब हम दो या दो से अधिक आवेशों के मानों की तुलना कराते हैं तो वहां पर हम चिन्ह नहीं देखते हैं, सिर्फ परिमाण देखते हैं, और परिमाण जिसका अधिक होता है वही आवेश सबसे बड़ा होता है। और परिमाण को क्या चिन्ह लगा करके निरूपित करते हैं, मापांक, मॉडुलस जिसे बोला जाता है। तो Q1 का मान कितना हुआ, 10 कूलम प्लस का, और Q2 का कितना हुआ, मापांक के अंदर -20 कूलम। तो मापांक के अंदर जो माइनस चिन्ह होता है वो भी खाली परिमाण में होता है, प्लस लिखा जाएगा। तो सीधी सी बात है, कौन सा बड़ा हुआ, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ठीक है, इसके बाद में कल हम 1-2 न्यूमेरिकल और सॉल्व कराएंगे, इससे संबंधित और छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसके बारे में भी ढंग से समझाएंगे। ठीक है, तो आवेश को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना है, पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है, चारों चैप्टर में यही चलने वाला है। तो कल इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, फाउंडेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो वो आप उसको कल समझेंगे और उसको हम कल बताएंगे। थैंक यू।